वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के जर्नी। मैं राजीव साहनी एक बार फिर से आप लोगों के बीच हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आके वॉच कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा कुषाणों ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? ये सातवाहनों ने। भारत में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन सर्वप्रथम किसके समय में हुआ? ये हो जाएगा कुषाणों के समय में। भारत में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन सर्वप्रथम किसके समय में हुआ? कुषाणों के समय में। काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? काव्य शैली के अंतर्गत लिखा गया प्रथम अभिलेख किसका है? तो ये हो जाएगा रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख। होलियोडोरस नामक यवन राजदूत जिसने बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की, किस यवन शासक द्वारा भेजा गया था? एंडियाल किडास द्वारा। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ये हो जाएगा कुषाणों का अधिकार था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा तमिलों एवं चेरों का। रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। किस शासक ने शकों का उन्मूलन कर विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त। कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह हो जाएगा 78 ईस्वी में। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीमा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कषाणपन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वैज्ञानिक का नाम है और उनका देन है, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट का देन है ये है कि उन्होंने क्षेत्रमिति, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति का वास्तविक जन्मदाता है आर्यभट्ट। सेकंड में नागार्जुन है। नागार्जुन का देन आयुर्वेद एवं रसायन शास्त्र के क्षेत्रों में एक नवीन युग का सूत्रपात किया था नागार्जुन। उसके बाद है दृढ़नाग। दृढ़नाग ने मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद है चंद्रगोमिन। चंद्रगोमिन चंद्र व्याकरण का लेखक है। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किसने किए? कुषाणों ने। सुमेलित करना है। नागार्जुन रिलेटेड किससे है? आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अशुघोष, मिल्टन, आनंद, सेंट जॉन, धर्मकीर्ति, कांट। कुषाणों के समय में विकसित मथुरा एवं गंधार कला शैली में किस शैली के अंतर्गत बुद्धि की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किया गया है? गंधार कला का। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ से मिली है? पाटलिपुत्रा से। रोम के साथ व्यापार का सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? कुषाणों को। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क के राज्यसभा को सुशोभित नहीं किया? वसुबंधु यानी अशुघोष किया, नागार्जुन किया, वसुमित्र किया। बौद्ध संगीतियों का कालक्रम सजाना है।
तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद वैशाली, प्रथम बौद्ध संगीतिया राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द एर्थीरियन सी में पेडोर नाम से संबोधित किया गया है? स्थान का नाम है पेडोर नाम से संबोधित किया गया था पेरिपल्स ऑफ द एर्थीरियन सी बुक में। यह हो जाएगा आरिकमेडु को। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की? यह हो जाएगा कुषाणों ने। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर है? मथुरा में है। कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में मथुरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यह हो जाएगा कोचिन। यानी मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में बारबोरिकम, बेरीगाजा, आरिकमेडु ये सब था। कोचिन प्रमुख बंदरगाह नहीं था। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्पगुप्त ने। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? सर्वप्रथम। महाराजाधिराज कई धारण किया गुप्त वंश के शासक, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। मिलान करना है। किस अभिलेख से संबंधित है शासक? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित शासक ये हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। उसके बाद है विल्सन अभिलेख। विल्सन अभिलेख है कुमारगुप्त। भित्रीय स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधुवर्मन। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अमरकोश में कुल कितने प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है? 12। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 से 38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य का मंदिर का निर्माण कराया। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शामिल शक्रोपम कहा गया है? कन्नौज अभिलेख में। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई? गुप्त काल में। गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त में पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारतीय विजय अभियान के समय कुल कितने शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त ने पूर्वी दक्कन एवं दक्षिणी भारतीय विजय अभियान के समय कुल कितने शासकों को पराजित किया? 12। बढ़ते आगे की तरफ। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? किस शासनकाल में? गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की? शकों का उन्मूलन कर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। फायहान द्वारा रचित ग्रंथ में फू को की में निम्न से किसका विवरण नहीं मिलता है? यानी बौद्ध राज्यों का विवरण नहीं मिलता है। मीन्स की बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का वर्णन मिलता है। बौद्ध राज्यों का नहीं है इसमें। चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा वर्णित चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनाया गया था? श्रीगुप्त द्वारा। फायहान भारत में
405 से 411 ईस्वी तक रहा, वह किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? फॉयहान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में भारतीय नेपोलियन की विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है? यह हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? यह हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? यह हो जाएगा गुफा संख्या 16, 17 एवं 19। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? क दिनार। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे? कुमारगुप्त के। बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुप्तकालीन जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किससे दिया गया है? प्रयाग। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। धन्वंतरी निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध थे? आयुर्वेद के विद्वान एवं चिकित्सक होने के कारण धन्वंतरी प्रसिद्ध था। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। कहाँ से हुई है? सुल्तानगंज से। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यह हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। यानी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के स्कंदगुप्त ने हुनों को परास्त किया था। निम्न गुप्त शासकों को काल क्रमानुसार सजाना है, तो देखते हैं। घ हो जाएगा इसका आंसर, यानी सबसे पहले गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। उसके बाद आया घटोत्कच गुप्त। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त। उसके बाद समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्त काल के अंतिम दिनों में किस नगर का पूर्ण पतन हो गया? इनमें कोई नहीं है, यानी कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, इनमें से किसी का भी पूर्ण पतन नहीं हुआ था अंतिम दिनों में। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना भरतपुर से, जो कि राजस्थान में है। ह्वेनसांग ने किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना? शक्रादित्य, यानी कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य को। निम्न कृति लेखक के युग्म को कलानुक्रमान सजाना है कि कौन सा लेखक कौन सा बुक पहले लिखा और उसके बाद कौन लिखा। तो चलते हैं 266 के ख हो जाएगा आंसर, यानी सबसे पहले अष्टाध्यायी की पाणिनि की अष्टाध्यायी आया। उसके बाद यास्क का निरुक्त आया।
उसके बाद अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र आया। उसके बाद मेगास्थनीज ने इंडिका नाम से पुस्तक लिखा। उसके बाद पतंजलि का महाभाष्य आया। पतंजलि का महाभाष्य आया। उसके बाद अश्वघोष का बुद्ध चरित्र आया। चीनी यात्री शुंगयुन, जिसने 515 से 520 ईस्वी तक भारत में निवास किया, ने तिगीन को ह्यूनों का प्रथम शासक माना। ह्यूनों का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तोरमान। गुप्त शासकों से मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? मैत्रक वंश। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। मौखरियों ने कन्नौज को अपनी स्वतंत्र राजधानी बनाया। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ईशान वर्मा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन करता था? प्रयाग में। चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण विजय अभियान को किस नदी के किनारे पर रोका? नर्मदा। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने चीनी यात्री था, भारत की यात्रा किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पराक्रमी एवं कुशल प्रशासक होने के साथ साथ हर्ष लेखक भी था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं था? यानी 4 में से 3 था और 1 इसमें से नहीं था, वो कौन है? 74 के घ हो जाएगा, यानी प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा रचित है। रत्नावली है, नागानंद है। हर्षचरित्र वानभट्ट का है, इसीलिए हर्षचरित्र का लेखक कौन है? वानभट्ट है। हर्ष के दरबारी लेखक वानभट्ट के कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है? मालविकाग्निमित्रम। ये वानभट्ट के कृतियों से संबंध नहीं है, यानी ये हर्षचरित्र, कादम्बरी और रामचरित्र ये सब वानभट्ट से रिलेटेड है। निम्न विदेशी यात्रियों को काल क्रमानुसार सजाना है। तो सबसे पहले फायान आया था विदेशी यात्री, उसके बाद इत्सिंग, उसके बाद शुंगयुन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद सॉरी ये गलती हो गया, फिर से एक बार। निम्न विदेशी यात्रियों को काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका हो जाएगा ख, यानी सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, उसके बाद आया शुंगयुन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये होल अभिलेख से। कदम राज की स्थापना मयूर दर्शन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया था किसको? तो ये हो जाएगा कदम राज की स्थापना मयूर दर्शन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया बैजंती या वनवासी को। गंग वंश के शासक 2 भागों में बटे थे। पूर्वी गंग के शासकों ने कलिंग में अपनी सत्ता स्थापित की। पश्चिमी गंग शासकों ने कोलार को अपनी राजधानी बनाया। पश्चिमी गंग किसके सामंत थे? ये हो जाएगा पल्लवों के। गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन निम्न में से किसे माना जाता है? सामंतीय व्यवस्था एवं भूमिदान प्रणाली को। संगम साहित्य में 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है। असत्य पर निशान लगाना है, जिसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है पल्लव पर। यानी संगम साहित्य में चेर, चोल और पल्लव पर मिलता है, बट इसमें रिपीट कर दिया है, देखना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। सूची फर्स्ट को 2 से मिलाना है, यानी संगम, किस संगम का अध्यक्ष कौन था? तो यह जाएगा प्रथम संगम का अगस्त ऋषि, द्वितीय संगम का अगस्त एवं
तोल्कापियर। तृतीय संगम का मक्कीरर। तो हम बात कर रहे थे सूची संगम एवं उसके अध्यक्ष से। तो प्रथम संगम का अध्यक्ष था अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम का अध्यक्ष अगस्त एवं तोल्कापियर। तृतीय संगम का मक्कीरर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तोल्कापियम निम्न में से किससे संबंधित है? यह हो जाएगा तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोल्कापियम, तमिल ग्रंथ। संगम युगीन महाकाव्यों में से कौन सा बेमेल है? तोल्कापियन। मिलान करना है। शिल्पाधिकारम, इसका लेखक कौन है? शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अधिगल। तोल्कापियम, तोल्कापियर। तोल्कापियम के लेखक तोल्कापियर। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुक्त देवर। मणि मेकलय के शीतलय सतनार। कट्टापुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोल्कापियम। किस संगम युगीन चेर शासक ने पत्नी पूजा या कनगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया? सेनगुट्टुवन। किस संगम युगीन शासक ने दक्षिण गन्ने की खेती प्रारंभ करवाई थी? दक्षिण गन्ने की खेती किस संगम युगीन शासक ने करवाई थी प्रारंभ? आदि गईमान उर्फ नडुमान अंजी। संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, ये संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी नहीं है। बाकी ताबूत में दफन करना सही है, दाह संस्कार करना सही है, सीधा दफन करना ये भी सही है। संगम काल में इंद्र, यम, वरुण एवं सोम, कुबेर को चारों दिशाओं का संरक्षक माना जाता था। सूची फर्स्ट में दिए गए देवताओं की सूची है और सूची 2 में दी गई दिशाओं उसको सुमेलित करना है। तो यह हो जाएगा इंद्र पूर्व की दिशा, यम दक्षिण के दिशा, वरुण पश्चिम के दिशा, सोम या कुबेर उत्तर की दिशा में। संगम युगीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सेनगुट्टुवन। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युगम की किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांडे नरेश ने। दिए गए राज्य चिन्हों को सूची को उनके वंशों के अनुसार सुमेलित करना है कि किस वंश का राज्य चिन्ह क्या था। तो हो जाएगा धनुष। धनुष था चेर का, सिंह चोल का, मछली पांडे देश का। रोमन साम्राज्य रोमनों ने किस संगम युगीन स्थान पर अपने सम्राट अगस्टक का एक मंदिर बनवाया? मुजरीस। दिए गए संगम युगीन राज्यों को दिए गए उनकी राजधानियों से सुमेलित करना है। तो ये संगम युगीन राज्यों की सूची है उनकी राजधानियों से। पांडे की राजधानी कहाँ था? पांडे की राजधानी मदुरई। उसके बाद है चोल की राजधानी उरैयूर। और चेर की राजधानी ये हो जाएगा वज्जी। वज्जी होता है, वांजी दिया हुआ है इसमें, कोई बात नहीं।
वेनी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल ने से परास्त होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? निदूल जेरल। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पुहार। और लास्ट क्वेश्चंस मिलाना है। ये शब्द है और किसको बोला जाता था? जैसे पुरलेयर, पुरलेयर बोला जाता था रस्सी की चपरासी बनाने वाले को कहा जाता था पुरलेयर, पुरलेयन। एनियर, शिकारियों की जाति को कहा जाता था एनियर। मुर्गन या मुर्कन, संगमयुगीन महत्वपूर्ण देवता था। वेल्लालार, वेल्लालार कृषि कर्म में लगे हुए लोगों को कहा जाता था। मलवर, इनका पेशा डाका डालना होता था मलवर को, ये डकैत था। इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए हमारे साथ। इसका अगला सेशन कल आएगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, पार्ट 4 का।